लोकतंत्र और नागरिकता के संबंध में अम्बेडकर की विचारधारा। अम्बेडकर के लिए लोकतंत्र का अर्थ एक सम्मिलित जीवन है। यह एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया थी जो लोगों को समूहों से जोड़ती थी। उनका मत था कि लोकतंत्र एक समाज की एक व्यवस्था है जहां समाज को बदलने के लिए पर्याप्त संभावना होती है और दूसरी तरफ समूह के सभी सदस्यों की एक समान भावनाएं होती है। जब राज्य आधिकारिक हो जाता है और समाज के की उपेक्षा करता है तो समाज का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। केवल एक लोकतांत्रिक समाज ही अपने नागरिकों को उनके व्यक्तित्व विकास के लिए स्वतंत्रता का अधिकार और समान अवसर प्रदान कर सकता है और साथ ही साथ पूरे समाज को भी। इस प्रकार उनके लिए लोकतंत्र अनिवार्य रूप से समाज का एक रूप था, न कि वह सरकार का कोई रूप। अंबेडकर ने नागरिकता संबंधी अपनी परिभाषा का आधार बनाने के लिए डेवी की अवधारणा का इस्तेमाल किया, जो सम्मिलित जीवन की अवधारणा से जुड़ा हुआ था। डेबियन शब्द सोशल एंडोमोसिस का इस्तेमाल करते हुए अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय समाज में सोशल एंडोमोसिस की प्रक्रिया में एक रुकावट है, क्योंकि भारतीय समाज जाति व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत है। भारतीय समाज में वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है, जो जन्म से निर्धारित होता है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जातियों के बीच अलगाव पनपा है और समाज विरोधी भावना बढ़ी है, जिसने राज्य के नागरिकों के बीच भ्रातृत्व की भावना को प्रभावित किया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अम्बेडकर लिखते हैं कि लोगों के केवल एक दूसरे के साथ रहने से ही समाज नहीं बनता है। जाति ने लोगों को पूरी तरह एक दूसरे के साथ सम्मिलित होने से रोका है, जिससे एक एकीकृत समाज का निर्माण हो सके। जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था और एक व्यावसायिक स्तरीकरण पर आधारित थी। ये जातियां विभिन्न वर्गों में बटी हुई थी, जहां ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र हालांकि एक ही वर्ण व्यवस्था का पालन करते थे, लेकिन उन्हें एक दूसरे के साथ अंतर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को लागू किया, परंतु वे अस्पृश्यता और विशिष्टता का पालन करते रहे। क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा भी इसका अनुसरण किया गया था। दूसरी ओर शूद्रों को अलग थलग रहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस तरह अम्बेडकर का मानना था कि एक ही वर्ण व्यवस्था का पालन करने और हिंदू धर्म का हिस्सा होने के बावजूद विभिन्न जातियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी और उन्होंने अपना अपना समूह बना लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे के निकट नहीं आती थी और एक साथ आवागमन से अपने आप को रोकती थी। गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहा कि अस्पृश्य हिंदू समुदाय के हिस्से हैं और वे हिंदू समुदाय में एक साथ रहते हैं, इसलिए अछूतों के लिए अलग निर्वाचन की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि अम्बेडकर ने गांधी को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि चूंकि ऐसे विचारधारा वाले समूहों में संघर्ष होता है, इसलिए एंडोसोमासिस असंभव थी। अम्बेडकर का मानना था कि ब्राह्मणवादी सत्ता बहुत मजबूत थी, जिसकी वजह से प्रत्येक जाति की रीति रिवाज, व्यवसाय, खान पान की आदतों और एक जाति का दूसरी जाति के साथ विवाह आदि संभव नहीं था, जो समाज में बंधुत्व के आधार पर सभी जातियों के वास्तविक एकीकरण में बाधा उत्पन्न करेगी। मताधिकार पर साउथ ब्रो कमेटी में उन्होंने जाति के महत्व को प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि उच्च जाति समूह के हित निम्न जाति समूहों की आज़ादी को रोकते हैं, इसलिए दमित वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि कुएं, स्कूल और मंदिरों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाए, जिससे सभी लोगों तक यह सुलभ हो सके और साथ ही उन्होंने सभी के अस्तित्व की पहचान करने को कहा। उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रचार किया।
निम्न वर्गों का अलग किया जाना और उच्च जातियों की विशेषता ने समाज विरोधी भावना उत्पन्न की, जिससे समाज का विकास रुक गया था। अवे फ्रॉम द हिंदूज नाम अपने लेख में अम्बेडकर ने कहा कि अस्पृश्यों का सामाजिक अलगाव केवल सामाजिक सगोत्रता द्वारा ही दूर किया जा सकता है। समाज नागरिकता पर आधारित होता है, जबकि धर्म संगोत्रता पर आधारित होता है। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की वकालत की। गांधी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने लिखा, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उन्होंने देखा कि कट्टरपंथी रूढ़िवादी विचारों से हिंदू धर्म ग्रस्त है, जिससे एक गलत अवधारणा है कि जन्म से ही जाति निर्धारित होती है, जो अपने आप में असमानता को जन्म देती है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और यह माना कि बौद्ध धर्म नवायन के अंतर्गत मुक्ति का एक माध्यम है, जो कि नई पहचान और मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाने का एक नया साधन है। उन्होंने वर्ष 1956 में दूसरे धर्मचक्र परिवर्तन में बौद्ध धर्म को समाज के बड़े राजनीतिक जीवन में लागू कर दिया। रमेश कांबले ने अपने लेख कॉन्टेक्सटुअलाइजिंग अम्बेडकेरियन कन्वर्जन में लिखा कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के सिद्धांतों को विशेषाधिकार के रूप में ही नहीं देखा, बल्कि बौद्ध धर्म को ब्राह्मणिक चतुर्वर्ण्य प्रणाली की आलोचना के रूप में भी देखा, क्योंकि ब्राह्मणिक चतुर्वर्ण्य प्रणाली बुद्ध के सही नैतिक क्रम की अवधारणा के विपरीत था। परंतु बुद्ध और उनके धर्म को पूरी तरह से पढ़ने के बाद अंबेडकर ने समाज के घटकों, प्रक्रियाओं और वस्तुओं की पहचान की, जिसे वे अपने संघर्ष के माध्यम से स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार धर्म परिवर्तन संघर्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था, जिसके माध्यम से धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक पहलुओं को परिवर्तित किया जा सकता था। बौद्ध परंपरा को पुनर्निरूपण के अंतर्गत अंबेडकर ने दुख की प्रकृति पर आपत्ति जताई और इसे सामाजिक आर्थिक शोषण से जोड़ा। उनके लिए जीवन का उद्देश्य स्वतंत्र व्यक्ति होना तथा वास्तव में बौद्ध परंपरा को पुनर्निरूपण के अंतर्गत अंबेडकर ने दुख की प्रकृति पर आपत्ति जताई और इसे सामाजिक आर्थिक शोषण से जोड़ा। उनके लिए जीवन का उद्देश्य स्वतंत्र व्यक्ति होना था। वास्तव में अंबेडकर के लिए धर्म ने समाज और शिक्षा के मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने व्यक्तिक शुद्धता और सामाजिक शक्ति को बढ़ाया। इसने सबकी भलाई की।
इस प्रकार अंबेडकर ने धर्म को मनुष्य और समाज के लिए आवश्यक माना। उन्होंने धर्म को सामाजिक जीवन और विरासत का एक अभिन्न अंग माना। अंबेडकर के लिए रॉबर्टसन स्मिथ का नातेदारी सिद्धांत एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने जनजातियों, अछूतों आदि के निर्माण के इतिहास को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर जानने के लिए किया। उनका मत था कि नातेदारी से सामाजिक जिम्मेदारी निर्धारित होती है और होने वाली किसी भी अनहोनी को रोका जा सकता है। इस प्रकार नातेदारी नैतिकता और बंधुत्व को प्रसारित करती है। अतः अंबेडकर ने अंतरजातीय विवाह पर बल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि नातेदारी स्थापना की प्रक्रिया में दलित अन्य समुदाय में शामिल हो सकती है और जो जाति प्रणाली के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जॉन डेवी और J.H. टॉक्स द्वारा लिखित इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी का हवाला देते हुए अंबेडकर ने कहा कि नातेदारी अलगाव का विरोधी है। जब अछूत नातेदारी में सम्मिलित हो जाएंगे तो उनका अलगाव भी दूर हो जाएगा। लेकिन अंबेडकर को यह संदेह था कि जब तक वे वर्गीकृत हिंदू प्रणाली के तहत रहेंगे, तब तक वे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होंगे। उन्होंने अक्सर हर्बर्ट एफ थेकर का हवाला देते हुए बताया है कि किस प्रकार सिविल युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेने के बावजूद अफ्रो अमेरिकी लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया था। अंबेडकर को आशंका थी कि अछूतों के साथ ही ऐसा ही होगा। समस्या का स्वरूप केवल सामाजिक नहीं था, इसका अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। सरोज गिरी जैसे विचारकों ने अंबेडकर के मार्क्सवादी रूप से पढ़ने के बाद उन्होंने मार्क्सवादी सहानुभूति वाले आदमी के रूप में पहचान की, जिसने जाति को एक वर्ग संघर्ष के रूप में देखा। अगर कोई व्यक्ति अंबेडकर और फैनोन की तुलना करता है तो वह यह देखता है कि जिस प्रकार पश्चिमी पूंजीवाद के पास संसाधनों का एकाधिकार था, जाति व्यवस्था में ब्राह्मणवाद ने हिंदू संस्कृति पर कब्जा कर लिया, जिससे व्यवसाय, खानपान, विवाह, स्पर्श आदि में बहिष्कृत करने की प्रवृत्ति की शुरुआत हुई। अंबेडकर ने देखा कि मनु का कानून और बाजार के अदृश्य प्रभाव कमजोर लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और उन्हें बहिष्कृत कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने समाज में मुक्ति लाने के लिए समाजवाद की मार्क्सवादी पद्धति का पालन किया। लॉक की भांति अंबेडकर ने राजनीति और आर्थिक उदारवाद के लिए प्रयास किए। मार्क्स से एकमात्र बात से अलग थे जिससे वह समाज में बदलाव लाना चाहते थे वह यह था कि वह रक्तपात से बचना चाहते थे। संसदीय माध्यमों से वह समाज में बदलाव चाहते थे। अंबेडकर यह जानते थे कि कानूनों को पारित करने मात्र से ही लोकतंत्र को नहीं कायम किया जा सकता और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में यह पर्याप्त नहीं होगा। उनका मत था कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज में बहुत गहराई से सम्मिलित है और दिन प्रतिदिन की प्रथाओं में यह सामान्य बात है। इसलिए अछूतों द्वारा अपने नागरिकता के अधिकारों का दावे का किसी भी प्रकार के प्रयास को कमजोर किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना इतिहास में सामान्य रहा है। इस प्रकार भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करते समय उन्होंने आरक्षण नीति अनिवार्य कर दी ताकि सामाजिक समन्वितता को बढ़ावा दिया जा सके। उनका मत था कि स्वतंत्र और समान अवसर सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। चूँकि सरकार नागरिकों की एक समिति है,
इसलिए उसे निर्धारित करने और कानूनों का पालन करने में नागरिकों की भूमिका होनी चाहिए। इसलिए अम्बेडकर ने अपने प्रसिद्ध रचना इनहिलेशन ऑफ कास्ट में बहिष्कृत समूह के नागरिक अधिकारों को एकीकृत करने की कोशिश की, अनुनय के माध्यम से और साथ ही प्रत्यक्ष सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से की। इस समस्या से निपटने के लिए उनके पास एक दो आयामी दृष्टिकोण था। व्यक्ति की गरिमा को फिर से स्थापित करने हेतु मानवीय दृष्टिकोण। तो दोस्तों, ये था अम्बेडकर जी की विचारधारा। ओके।